28 जुलाई 1914 में सिर्फ दो देशों के बीच एक आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुआ था। वक्त के साथ साथ उस लड़ाई की चिंगारी ने पूरी दुनिया को ही लपेट लेता है। सर्बिया देश का ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर से आज़ादी की इस लड़ाई ने पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, रसिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान भी शामिल था। 4 साल तक चलने वाला इस लड़ाई में मौत की कुल संख्या थी 1,70,00,000, जिसके अंदर सिर्फ 1,10,00,000 सैनिक मारे गए थे और उस लिस्ट में 75,000 भारतीय सैनिक भी शामिल था। दुनिया में पहली बार मशीन गन और टैंक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध में एक तरफ था सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ था अलायंस पावर। सेंट्रल पावर के अंदर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। अलायंस पावर में था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, इटली और जापान। 4 नवंबर 1918 ऑस्ट्रिया हंगेरी प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हट जाता है और इस वजह से जर्मन एम्पायर ने अलायंस पावर के सामने युद्ध समाप्त करने की विनती करता है और 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद रसिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर पूरी तरह से बिखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि भविष्य में दुनिया के अंदर इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हो सकता। इस वजह से इस वार का नाम रखा गया था द ग्रेट वार। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसका नाम बदल के रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा युद्ध, जिस युद्ध में पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दिया था, उस वार की होने के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या था, क्यों हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार और किसने फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी, इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा युद्ध होता है तो उसके पीछे कई सारा रीज़न रहेगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए 4 मेन रीज़न बताया जाता है: मिलिटरिज्म, अलायंस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। मिलिटरिज्म, आज की डेट में जो देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ज़्यादा बेहतर है उसी देश को ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री माना जाता है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जिस देश के अंदर ज़्यादा मिलिट्री पावर रहता था, जो देश का मिलिट्री ताकत ज़्यादा रहता था, उसी देश को बेहतर और ताकतवर कंट्री माना जाता था और इसी मिलिटरिज्म ने हथियार की दौड़ को बढ़ावा दिया। शक्तिशाली देशों ने बेहतर टेक्नोलॉजी का हथियार इस्तेमाल करने लगा। यूरोपियन कंट्री अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगा। छोटे से छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने लगा। वहीं पर शक्तिशाली देश दूसरे देश को कब्जा करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर को बेहतर करने लगा और मिलिट्री फोर्स भी बढ़ाने लगा। ये 1868 की एक तस्वीर है जहां पर पर्शियन मिलिट्री अपनी पूरब की ओर देखते हैं और कमज़ोर देश की तलाश करते हैं ताकि उस पर कब्जा किया जाए। उस टाइम ब्रिटिश का रॉयल नेवी दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी फोर्स था। 1900 से 1914 के बीच में यूरोपियन कंट्री की मिलिट्री के ऊपर खर्चे आसमान छूने लगा था। 1870 में 6 ग्रेट पावर था: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इन 6 देशों का आर्मी के ऊपर टोटल खर्चा था 93 मिलियन पाउंड। लेकिन 1940 पहुँचते पहुँचते ये 4 गुना होके 398 मिलियन पाउंड हो गया था। जर्मनी का 73% इंक्रीज हुआ था, रसिया का 39% इंक्रीज हुआ था, ब्रिटेन ने 13% इंक्रीज किया और फ्रांस ने 10%। उस टाइम ग्रेट पावर खतरे से बचने के लिए खुद को दूसरे देशों के साथ अलायंस करने लगा था। जर्मन किंग ओटो वॉन बिस्मार्क ने सोचा कि अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी मिलकर जर्मन पर हमला करता है तो जर्मन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा उनका सामना करना, और इसी वजह से जर्मन एम्पायर अलायंस करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फ्रांस के साथ जर्मन का अलायंस पॉसिबल नहीं था क्योंकि 1871 में फ्रैंको पर्शियन युद्ध में जर्मन ने फ्रांस को हरा दिया था और इसी वजह से 1873 में जर्मन की बिस्मार्क ऑस्ट्रिया हंगरी और रसिया के साथ अलायंस करता है। लेकिन 5 साल बाद 1878 में रसिया इस अलायंस से बाहर हो जाता है और इसी वजह से 1879 में जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ डुअल अलायंस करता है। उसके बाद 1882 में जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ट्रिपल अलायंस करते हैं। जर्मन की एक तरफ था फ्रांस और दूसरी तरफ था रसिया। अगर रसिया और फ्रांस ने मिलकर जर्मन पर आक्रमण करता है तो जर्मन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा दोनों का सामना करना। इस वजह से बिस्मार्क ने रसिया के साथ अलायंस करने के लिए सोचा और रसिया के साथ
री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन किया। बिस्मार्क के बाद जर्मन का नया सम्राट बना कैसर विल्हेल्म। कैसर विल्हेल्म जर्मन का सम्राट बनने के बाद 1890 में रसिया के साथ री इंश्योरेंस ट्रीटी को कैंसिल कर देता है। तब 1894 में रसिया फ्रांस के साथ अलाइन कर लेता है और 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस इंतान कोर्डियल ट्रीटी साइन करता है और 1912 में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ट्रिपल अलायंस करते हैं। तीसरा रीजन था इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब है अपनी टेरिटरी का विस्तार करना। उस टाइम ज़्यादातर कंट्री मोनार्कीज थी और राजाओं का शासन चलता था उस टाइम, और हर देश अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की प्रयास में लगे थे। 90 की दशक में यूरोपियन कंट्री दुनिया भर में शासन करता था। फ्रांस और ब्रिटेन का साम्राज्य फैला था आज की भारत, वियतनाम और अफ्रीका में। आज की टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर था। फ्रांस और ब्रिटेन का दूसरे देश को कब्जा करने की नीति को अपनाकर यूरोप की बाकी कंट्री ने भी दूसरे देश को कब्जा करने की कोशिश की। इस इम्पीरियलिज्म का और एक मकसद था दूसरे देश पर कब्जा करके उस देश में लूट मचाना और फिर नया रिसोर्सेस भी मिलता था। उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया का 25% हिस्सों में राज करता था। चौथा रीजन है नेशनलिज्म। उस टाइम राजाओं का शासन चलने की वजह से आज की तरह लोगों की बात सुनी नहीं जाती थी। राजा जो भी कहता था वही करना पड़ता था और इस चीज़ से लोग धीरे धीरे तंग होने लगा था और इस वजह से यूरोपियन कंट्री के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन की जन्म हुआ और इस राष्ट्रवादी आंदोलन से ही प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। उस टाइम यूरोपियन कंट्री के अंदर बहुत सारा बल्कन कंट्री रहता था, जैसा कि अल्बेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो। 1829 में जब ऑटोमन एम्पायर के साथ ग्रीक का युद्ध शुरू हो गया तो बुल्गारिया की ओर से रसिया ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और इसी वजह से 14 सितंबर 1829 में ऑटोमन एम्पायर रसिया के साथ एड्रियानोपल ट्रीटी साइन करता है और जिसकी वजह से डानुबे तक ब्लैक सी का ईस्ट पार्ट रसिया को दे देता है। अब बोस्निया और हर्जेगोविना ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में रसिया बल्कन कंट्री की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी दिलाने के लिए। इस युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑफिशियली तौर पर ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रखा गया, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को ये पावर दिया गया कि ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया और हर्जेगोविना पर शासन कर सकता है और इसी बीच बुल्गारिया ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हो जाता है। उस टाइम यूरोप की कंट्री के अंदर सल्फिक आंदोलन होने लगा, जो कि एक युगोस्लाविक देश की डिमांड करता था, जो कि बाद में बन भी जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बोस्निया और हर्जेगोविना को कब्जा करने की प्रयास करता है और जर्मन की किंग केसरी विल्हेम से पूछता है कि अगर मैं बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा करता हूं और रसिया इसके बीच आता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो जर्मन किंग कहता है कि क्यों नहीं, हम दोनों पहले से ही अलाइन में हैं, तो अगर रसिया इसके बीच इन्वॉल्व होता है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो इसी बीच रसिया फ्रांस से पूछता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा करना चाहता है तो हम दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया हंगरी से युद्ध करेंगे, लेकिन फ्रांस इस चीज़ में इन्वॉल्व ना होने की वजह से रसिया भी पीछे हट जाता है और ऑस्ट्रिया हंगरी आसानी से बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लेता है। अब इस चीज़ को देख के बोस्निया की पड़ोसी देश सर्बिया बहुत ही नाखुश रहते हैं, क्योंकि बोस्निया और हर्जेगोविना इससे पहले 300 साल से भी ज़्यादा ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब एक देश 300 साल से भी ज़्यादा किसी भी देश का गुलाम रहते हुए उसके बाद उसको आज़ादी मिलने की बजाय फिर से कोई दूसरा देश उस पर कब्जा कर रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए सर्बिया के लोग प्रोटेस्ट करने लगा और ऑस्ट्रिया हंगरी से जवाब मांगने लगा और सर्बिया के अंदर स्लाविक मूवमेंट और भी तेज़ी से बढ़ने लगा था। अब जब सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी से प्रोटेस्ट करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को भी कब्जा करने का प्लान बनाता है और इस बार ऑस्ट्रिया हंगरी रसिया के साथ सीक्रेट डील कर लेता है। रसिया से पूछता है कि मैं सर्बिया को कब्जा करने जा रहा हूँ तो आप बीच में ना आइए। तो रसिया कहता है मुझे इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे इससे बदले में कुछ और ही चाहिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, नीचे है सी ऑफ मरमरीना और ऊपर है ब्लैक सी और इस्तांबुल को दो हिस्सों में डिवाइडेड करता है स्टेट ऑफ बोस्फोरस। रसिया कहता है कि हम इस जगह को कब्जा कर लेते हैं, तुम इसके बीच में मत आओ, तो तुम भी सर्बिया पर कब्जा कर लो, हम भी इसके बीच में नहीं आएंगे। इस सीक्रेट डील होने के कुछ ही दिन बाद 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी की प्रिंस आर्चड्यूक फार्ज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की साराजेवो के लिए निकलते हैं और उस टाइम साराजेवो के अंदर स्लेविक मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा था।
ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का प्रिंस फर्डिनांड जब साराजेवो पहुंचते तो वहां पर बहुत ही भीड़ मौजूद था और उसी भीड़ के अंदर तैनात था स्लेविक मूवमेंट का कुछ लोग, और उसी लोगों में से एक लोगों ने प्रिंस फर्डिनांड की कार पर बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बॉम्ब कार से टकरा कर भीड़ में जाकर गिर जाता है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। जिस लोगों ने प्रिंस की कार पर बॉम्ब फेंका था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर प्रिंस वहां से तुरंत निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी कार एक गलत टर्न ले लेता है और वहां से जब कार को यू टर्न करने की कोशिश किया जाता है तो उस टाइम एक 20 साल का लड़का ग्रेविलिनो प्रिंसिप ने प्रिंस फर्डिनांड को गोली मार के हत्या कर देता है। ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर की किंग फ्रांस जोसेफ सर्बिया को इस हादसे की जिम्मेदार ठहराता है और सर्बिया के साथ युद्ध करने के लिए फ्रांस जोसेफ केसरी विलियम से पूछता है कि अगर मैं सर्बिया से युद्ध करूं तो क्या जर्मनी से मदद मिलेगा, और 5 जुलाई 1914 केसरी विलियम वादा करता है कि जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी को युद्ध में सपोर्ट करेगा। और उसके बाद फ्रांस जोसेफ ने सर्बिया को चुनौती दिया और इतना कठिन शर्त रखा जिसको मानना बहुत ही मुश्किल था। सर्बियन सम्राट को ये पता चल गया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी अब सर्बिया से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसी वजह से सर्बियन सम्राट ने सर्बियन आर्मी को संगठित होने के लिए आदेश दिया। 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। सर्बियन आर्मी का ऑस्ट्रियन हंगरी का विशाल सेना के सामने मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की इस लड़ाई में रसिया का खामोशी देखकर रसिया के अंदर रहने वाला स्लेविक लोग प्रोटेस्ट करने लगा और सीक्रेट डील होने के बावजूद भी मजबूरन रसिया को सर्बिया की सपोर्ट में आना पड़ा और रसिया सर्बिया की सपोर्ट में आकर ऑस्ट्रिया हंगरी से युद्ध करता है। लेकिन इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, फ्रांस भी पहुंच जाता है रसिया की सपोर्ट करने में और ऑस्ट्रिया हंगरी की सपोर्ट करने में पहुंच जाता है जर्मन। ऑटोमन एम्पायर के साथ रसिया का दुश्मनी होने की वजह से ऑटोमन एम्पायर भी पहुंच जाता है ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करने। अब ब्रिटेन का रसिया और फ्रांस के साथ अलाइन होने की वजह से ब्रिटेन भी पहुंच जाता है रसिया और फ्रांस को मदद करने के लिए। अब इटली का ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ अलायंस रहने के बावजूद भी इटली अलायंस पावर के साथ दे देता है। इटली कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम तो खुद ही जंग छेड़ रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, और इस वजह से इटली अलायंस पावर का साथ दे देता है। ब्रिटेन और फ्रांस का दुनिया भर में राज करने वाला देशों से भी सेना को ले आया जाता है इस युद्ध में शामिल करने के लिए। भारत से टोटल 10 लाख आर्मी फोर्स भेजा गया था ब्रिटेन की ओर से इस युद्ध में शामिल होने के लिए। जर्मन ने दोनों तरफ से युद्ध किया था, एक तरफ था रसिया और दूसरी तरफ था फ्रांस। जर्मन सेना फ्रांस के अंदर 30 मील तक अंदर चला गया था, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी में युद्ध जीतने की फैसला ने युद्ध की नीति को अपनाना भूल गया था। इस वजह से जब ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने पलटवार किया तो जर्मन सेना को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। रशियन सेना जर्मन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाया था और रशियन सेना जर्मन आर्मी के सामने हार गया था। जर्मन नौसेना ने कई अमेरिकी जहाज को पानी में डुबा दिया था और इस वजह से 1915 में अमेरिका अलायंस पावर का साथ देता है और बाद में जापान भी शामिल हो जाता है। इस युद्ध की वजह से फूड शॉर्टेज और बेरोजगारी बढ़ने लगा और इसी वजह से 1970 में रसिया के अंदर व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक के नेतृत्व में रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुआ और रसिया के अंदर जारवादी शासन को समाप्त कर दिया और इसी वजह से रसिया प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हट गया। नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से फैलने लगा और इस वजह से 4 नवंबर 1918 ऑस्ट्रिया हंगरी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पीछे हट जाता है। इसके चलते जर्मन अंपायर ने मजबूरन अलायंस पावर को युद्ध समाप्त करने की विनती करता है। 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। शांति कायम रखने के लिए 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।